अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से है। खबर ये आई है कि भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी इस बार पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है, और आपको पता ही है तैयारियां भी बड़ी ज़ोरों शोर से जारी थी, स्टेडियम्स को रेनोवेट किया जा रहा था, बड़ा पैसा भी इसके ऊपर खर्च किया जा रहा था। उस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपनी टीम नहीं भेजेगा, शिरकत नहीं करेगा। ये आईसीसी ने पाकिस्तान को बता दिया है। लेकिन अब जब पाकिस्तान इतना एंटिसिपेट कर रहा था होस्ट करने के लिए इस इवेंट को और भारत नहीं आएगा, तो फिर पाकिस्तान का इसके ऊपर जवाब क्या होगा? सबकी नज़रें इसके ऊपर टिकी हैं। ज़राए से मुताल्लिक़ कहते हैं कि पाकिस्तान ये भी गौर कर रहा है कि कुछ सख्त जवाब दिया जाए आईसीसी के थ्रू इंडिया को। अब मुख्तलिफ ऑप्शंस टेबल के ऊपर हैं, वो क्या ऑप्शंस हैं, क्या हो सकता है, तारीख़ इससे मुताल्लिक़ क्या कहती है, क्या पहले भी तारीख़ में ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने मना किया हो? तो ऐसी सूरत में जो मेज़बान नेशन होती है उसके लिए क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं या कुछ ना कुछ उसको कंपनसेशन भी मिलती है? बहुत सारे हमारे सवालात हैं, लेकिन सब कुछ एक अम्ब्रेला के अंडर कि पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, सुहेल वड़ायत साहब, उमर चीमा साहब, और खुसूसी तौर पर हमने ज़रा मामलात को समझने के लिए दावत दी है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर फैज़ान लखानी साहब को। फैज़ान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे, पहले तो हमें बड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा आसान अल्फाज में कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं क्या, जवाब क्या हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये जो आईसीसी की तरफ से भी जो कम्युनिकेशन एक ईमेल के थ्रू पाकिस्तान को मिली है, उसमें आईसीसी ने ये बताया है कि इंडिया से हमें वर्बली कम्युनिकेट किया गया है कि उनकी गवर्नमेंट ने अभी तक परमिशन नहीं दी पाकिस्तान का टूर करने की फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो यहीं पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला मौक़िफ़ तो यही होने जा रहा है कि भाई इंडिया लिख के दे कि उसको कंसर्न क्या है, इंडियन गवर्नमेंट तहरीरी तौर पर दे कि क्या मसला है, क्या कंसर्न है। अगर सिक्योरिटी के भी अगर इश्यूज है तो भाई किस बुनियाद पर आपने सिक्योरिटी रिस्क अपने प्लेयर्स के लिए यहां पे असेस किया है। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट चाहता है कि तहरीरी तौर पर बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट जो भी यहां पे पोजीशन लेता है वो पाकिस्तान को लिख के दे। और आईसीसी को जो पाकिस्तान अब जो आखिरी वीकेंड पे जो ईमेल आई थी, आज पहला वर्किंग डे था, तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लीगल ऑप्शंस को देखते हुए, तमाम लीगल ओपिनियंस को लेते हुए आज कल में उसका जवाब दे देगा और काफी स्ट्रांग जवाब देने जा रहा है। ज़बानी कलामी कम्युनिकेट करने की कोई खास वजह है ये क्या? क्योंकि वरना तो हर चीज थ्रू प्रॉपर चैनल होती है, दस्तावेज होते हैं, ईमेल्स होती हैं इसकी। देखिए, आईसीसी के इवेंट्स की ये एक रवायत है कि 100 डेज पहले उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है। तो आईसीसी भी इस कैच 22 सिचुएशन में है कि जैसे ही कंफर्मेशन आए तो हम अपने शेड्यूल का अनाउंस करें। तो आईसीसी और इंडिया की ये कम्युनिकेशन हुई, तो इसी वजह से अब तक चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल शेड्यूल का भी ऐलान नहीं किया जा सका यहाँ पे। तो एक रीजन यहाँ पर ये है। बट पाकिस्तान की जो हम बात करें तो पाकिस्तान इस बार बड़ी अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर आने को तैयार है और पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं है कि कोई हाइब्रिड मॉडल की सजेशन जिस तरह एशिया कप में आई थी उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाए। पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी जो जब ये ईमेल आई थी तो पीसीबी और गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन हुई थी और हमें गवर्नमेंट सोर्सेज से भी इस चीज को कंफर्म किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा स्ट्रांग इसमें पीसीबी को फुल सपोर्ट किया, फुल बैक किया जा रहा है कि आप अब ये कह दे कि भाई हमारा इवेंट हमारे पास होगा और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हम भी इंडिया के साथ किसी क्रिकेटिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फैजान, क्योंकि वर्बली कम्युनिकेट किया गया, मतलब ज़बानी कलामी इंडिया की तरफ से आईसीसी को कहा गया है, कोई लिखत पढ़त नहीं है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इंडिया अपने फैसले को रीथिंक भी कर सकता है? बिल्कुल, कल को ये हो कि रिएक्शन देखने के लिए ब्लफ कॉल भी हो सकती है इंडिया की तरफ से कि ये जांचने के लिए हो सकती है कि ये चेक करे कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आता है और उस रिएक्शन को देख के वो अपना फैसला करे। कल जब से ये खबरें आई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रांग जवाब आ रहा है इसकी तरफ से, तो उसमें भी उसके बाद इंडिया से हमें बड़ी कॉल्स आ रही है ये जानने के लिए कि कितना सीरियस ये पाकिस्तान का मौकिफ हो सकता है, ताकि अब वो जानने के लिए बेताब है कि पाकिस्तान अपने मौकिफ में कितना सीरियस है। इंडिया से क्या सेंटिमेंट आ रहा है पाकिस्तान के सख्त मौकिफ से मुताल्लिक? वहां पर वो हैरान तो है
कि भाई ये अचानक इस कदर स्ट्रांग और पूरी कौम एक पेज पर इस वक्त इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले इशू पे नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने भरपूर बैकिंग की है और हर कोई इस वक्त ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन पे आ जाए, और अगर इंडिया नहीं खेलता तो पाकिस्तान को भी खेलने की जरूरत नहीं। और ये भी बड़ा एक वैलिड यहाँ पर अरीना पॉइंट होता है, क्योंकि मैं आपकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने ना बहुत मरतबा एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने हर बार ये शो किया है कि हम क्रिकेट को या हम स्पोर्ट्स को मुतासिर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान 2012-13 में खेलने गया, पाकिस्तान 2016 में खेलने गया, पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप खेलने गया। पाकिस्तान ने हर मर्तबा स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा जेस्चर शो किया, बट इंडिया ने ये जेस्चर शो नहीं किया। तो अब इट्स हाई टाइम कि इंडिया भी रेसिप्रोकेट करे। आपकी बात एज अ स्पोर्ट्स फैन बिल्कुल दुरुस्त है, जज्बात मैं समझती हूँ हम सबके बिखरे हुए हैं, लेकिन मुझे बताएं कहीं ये सिर्फ जज्बाती स्टेटमेंट तो नहीं हो जाएगी? प्रैक्टिकली कोई पाकिस्तान के लिए इसमें रेप्रिकॉशंस तो नहीं, ऐसे तो नहीं पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए? देखिए कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके होंगे जब पाकिस्तान एक स्ट्रांग पोजीशन होगा। देखिए अभी तो इनिशियल कम्युनिकेशन होगी ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को आईसीसी को जवाब देगा, आईसीसी बीसीसीआई से देगा, और एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं ना। हाँ, एक तो देखिए अब अगर पाकिस्तान से होस्टिंग ली जा सकती है, इंडिया ये कहता है कि हम नहीं आएंगे, तो उसके बाद आईसीसी तजवीज देगा कि हाँ ठीक है चलो हाइब्रिड मॉडल कर ले। हाइब्रिड मॉडल की तजवीज आएगी, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुखालफत करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुखालफत करेगा हाइब्रिड मॉडल की। मामला जाएगा आईसीसी बोर्ड मीटिंग में, आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फिर इस पे वोटिंग होगी, और उसके बाद फिर वहां पे क्या होता है बोर्ड मीटिंग में? आईसीसी के जो फुल मेंबर्स होते हैं वो उसमें वोटिंग देते हैं, उसके वोट्स होंगे 10 फुल मेंबर्स है, वो वोटिंग पे डिसाइड करेंगे कि क्या अगला कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इंडिया बिग थ्री के पास कोई वीटो पावर या कोई इस तरह की है? कोई वीटो पावर नहीं है, कोई किसी के पास ऐसा नहीं है कि वीटो पावर है। इंडिया वहां पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने की जरूरत है कि अगर इंडिया के मैचेस की मार्केटिंग वैल्यू है तो पाकिस्तान के मैचेस की भी अपनी मार्केटिंग वैल्यू है। इफ यू टेक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम्स आउट ऑफ एनी क्रिकेटिंग इवेंट, एनी आईसीसी इवेंट, तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। अभी एशिया कप में जब पाकिस्तान और इंडिया के तनाजात हुए थे और एक मौके रेवेन्यू का मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताएं अगर बोर्ड तक की बात जाती है, फर्ज करें और वहां पर वोटिंग होती है, तो क्या समझते हैं हमारी लॉबी कितनी स्ट्रांग है, कितना फीसद चांस है कि पाकिस्तान के हक में फैसला है? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह अंदाजा है कि क्या आगे हो सकता है, तो पीसीबी भी दीगर बोर्ड्स के साथ रवाबित में है, और पाकिस्तान हुकूमत ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह हिदायत की कि आप रियलिस्टिकली बताएं मुझे। देखिए रियलिस्टिकली इट विल बी वेरी हाइपोथेटिकली बात होगी, बट ये कि फैक्चुअल अगर हम ग्राउंड पे देखें तो हो सकता है इंडिया का फुटप्रिंट स्ट्रांग हो, बट यहां पे आईसीसी को एक्शन लेना होगा। जिस तरह मैंने बात की कि 2003 में दो मुल्कों ने मना किया था, न्यूजीलैंड ने मना किया था केनिया में खेलने से, इंग्लैंड ने पॉलिटिकल ग्राउंड से मना किया था जिम्बाब्वे में खेलने से, या 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने मना किया था श्रीलंका में खेलने से, वर्ल्ड कप इवेंट से दोनों। बट आईसीसी ने उनको कोई और मॉडल नहीं दिया, उनको लिए कोई वैल्यू चेंज नहीं किया, उनके पॉइंट्स फॉरफिट हुए। तो आईसीसी को अपना इवेंट अगर प्रोटेक्ट करना है तो यहां पे आईसीसी को भी अपना फुट डाउन करना पड़ेगा कि यार ये इवेंट है, आप अपनी पॉलिटिक्स साइड पे रखें। इंडिया क्यों आईओसी के ओलंपिक्स इवेंट में ये हरकत नहीं करता? इंडिया क्यों फीफा के इवेंट्स में, फुटबॉल के मैचेस में ये नहीं करता? बताएं ना, जब आप आईसीसी कहते हैं तो मुझे थोड़े से रूल्स बताएं, और मुझे बताएं कि क्या आईसीसी के रूल्स में ऐसी कोई बात है कि अगर कोई नेशन इस तरह नहीं करती तो आईसीसी उसके खिलाफ या बोर्ड मेंबर्स उसके खिलाफ सख्त स्टांस ले सकते हैं? देखें आईसीसी का हमेशा से ये एक जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये जो आईसीसी की पॉलिसी की, अगर कोई गवर्नमेंट किसी बोर्ड को कहती तो वो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसी पॉइंट का सहारा लेके इंडिया बार बार पाकिस्तान के साथ ये सियासत करता है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास भी बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी हमें ये कह दिया, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी यहाँ पे उसी पेज पर है जिस पेज पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड है। आई हैव मोर क्वेश्चंस फॉर यू, लेकिन पहले अपनी बाकी तज्जियाकारों की भी राय जानते हैं इसके ऊपर, फिर हम हमारे कोई पैनलिस्ट के भी सवाल होंगे। बस सर्कल बैक टू यू सोहेल वड़ैच साहब। अभी हमने देखा जब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी रीजंस को बुनियाद बना रहे हैं, जयशंकर आए, बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन आया अभी कॉन्फ्रेंस के लिए, उस वक्त बड़े अच्छे जेस्चर्स भी शो हुए, हम सब तजिया तबसरा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ उम्मीद पैदा हुई, जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी। क्या समझते हैं अब ये जो खबर आई है, इसका किस तरह से आप तजिया करेंगे? क्या ये उस सारे मामले के ऊपर एक तरह से भारत की इंटरनल पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है? देखिए जी, इसमें सबसे बुरी बात तो क्रिकेट शायकीन के लिए है कि पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन हो या इंडिया के क्रिकेट शायकीन या दुनिया भर के शायकीन, उनको जो पाकिस्तान और भारत के जो मैच हैं वो सबसे ज्यादा, आपको पता है, क्राउड पुलर होते हैं।
तो वो नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि अब मुल्कों को इतना मैच्योर जरूर हो जाना चाहिए कि सियासत को और क्रिकेट को अलग अलग रखें। अब सवाल ये है कि जयशंकर के आने से जो एक साजगार माहौल बना था, जैसे बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और कोई उसका एलामिया जारी नहीं हुआ और आपस में ये तय हुआ था कि एलामिया जारी नहीं किया जाएगा ताकि कोई कंट्रोवर्शियल चीज ना पैदा हो। लेकिन अब ये ऐलान करके फिर टेंशन को वहीं ले गए हैं जहां पहले मौजूद थी। तो मोदी साहब की ये जो कोशिशें हैं या ये जो मुसलसल उनका ये स्टांस है, ये ना उनके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। पहले भी उन्होंने उनके इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आए उससे साफ पता चलता है कि ये उनकी जो हिंदुत्व पॉलिसी थी ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से अच्छे जेस्चर जा रहे हैं। अभी मरियम साहबा उनसे स्मॉग डिप्लोमेसी चाहती हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी बयान दिया था कि वो अगर खुद आते प्राइम मिनिस्टर तो ज्यादा अच्छा था। और पाकिस्तान ने भी कोई अरसे से जारहाना बयान नहीं दिया, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिससे दोनों के तल्लुकात खराब हों। जबकि कश्मीर के अंदर मुसलसल उनकी एक्टिविटीज जारी हैं। बलूचिस्तान के अंदर उनकी इंटरफेरेंस की बातें जो है वो मंजर आम पे आ रही हैं। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि अब किसी जमाने में ऐसे लगता था कि ये मामला पाकिस्तान की वजह से खराब होता है और इंडिया ये प्रोपेगेंडा करने में कामयाब था कि जी ये पाकिस्तान हमसे मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नजर आती है। अब ऐसे लगता है कि भारत जो है वो ना अमन चाह रहा है, ना मुज़ाकरात चाह रहा है, ना साजगार माहौल तो फिर सर अगर इस तरह से हो तो पाकिस्तान का क्या जवाब होना चाहिए फिर? देखिए पाकिस्तान, देखिए जो खुद मुख्तार मुल्क होते हैं चाहे वो छोटे मुल्क हों, उनको भी एक अपनी अना, एक अपनी खुद मुख्तारी, अपनी एक आज़ादी उसका इजहार करना पड़ता है। हमारी जितनी भी शदीद ख्वाहिश है कि भारत से हमारे तजारती रास्ते खुले, माहौल साजगार हो और क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स के मुकाबले हो, आना जाना हो, लेकिन अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई उंगली उठाए, आपके मुल्क में खेलने ना आए, आपको बेइज्जत करने की कोशिश करे, तो जाहिर है ये तो बर्दाश्त नहीं होता। फिर आपको तुरंत और उसी तरह का जवाब देना पड़ता है जैसा कि उस तरफ से हमला हुआ है। तो यही हम करते आए हैं पिछले 75 साल से। ये बहुत इंटरेस्टिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया सोहेल वड़ाइच साहब ने, खासकर सोहेल वड़ाइच साहब जो हमेशा दोस्ती की, आगे बढ़ने की, डिफरेंसेस साइड पे रख के एक साथ बैठने की बात करते हैं। तो सलीम साफी साहब, सोहेल साहब से ये हमले का लफ्ज़ भारत की तरफ से आना बहुत बड़ी बात है। क्या आप समझते हैं कि वाकई में हालात और वाक़यात अब इतने सख्त हो गए हैं या बना दिए गए हैं कि पाकिस्तान को भी अब डट जाना चाहिए? असल में ये इंडिया गुरूर का भी मुजाहरा कर रहा है, तकब्बुर का भी मुजाहरा कर रहा है और पाकिस्तान को कमतर साबित करना भी चाहता है। क्रिकेट खेल नहीं रही। क्रिकेट पहले तो एक कारोबारी चीज़ बन गई है और पैसे की कमाई का जरिया बन गया है, जिससे बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग इस्तेफादा करते हैं और गरीबों से माल छीनते हैं और अपनी कमाइयाँ बढ़ाते हैं। लेकिन अब इंडिया ने इसको डिप्लोमेसी का और पाकिस्तान को बदनाम करने का और पाकिस्तान के साथ स्कोर सेटल करने का जरिया भी बना दिया है। तो अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान को भी उसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इंडिया अगर पाकिस्तान आना अपनी तौहीन समझता है तो पाकिस्तान को जवाब में ये जवाब देना चाहिए कि हमें इंडिया के साथ खेलना अपना तौहीन नजर आता है। जवाब बिल्कुल सख्त से सख्त होनी चाहिए। मैं क्रिकेट की उसको ज्यादा नहीं समझता, लेकिन जो सख्त से सख्त जवाब हो सकता है वो उनको देना चाहिए। क्योंकि अभी देखें पाकिस्तान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें सरबराहानी हुकूमत शामिल थे, वो उनके कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उसमें भी इनके वज़ीर आज़म साहब नहीं आए। लेकिन ये लोग ये तासुर देना चाहते हैं इस तरह की वैसे करके कि जैसे पाकिस्तान में अमन व अमान इतनी ख़राब है कि वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। और वैसे भी ये जो क्रिकेट के बुखार में हमने कौम को मुब्तला कर दिया है, ये ठीक नहीं है। हमें दूसरे खेलों की तरफ भी कुछ ना कुछ तवज्जो देना चाहिए। देखिए आपने देखा कि एक बंदे ने
नेजा पहन कर पाकिस्तान के लिए कितनी इज्जत कमा दी, लेकिन हमने क्या कभी उस खेल को तवज्जो दी है? अभी हमारे जो कोयटा से ताल्लुक रखने वाले एक बॉक्सर है, वो आगे बढ़ रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रहा है, लेकिन कोई उसको टीवी पे लाने को तैयार नहीं है, कोई बड़ा आदमी उससे मिलने को तैयार नहीं है, हम उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपने देखा कि स्नूकर में अभी हमारे बंदे ने वो कारनामा दिखा दिया। हमारा कौमी खेल क्रिकेट नहीं था, हमारा कौमी खेल हॉकी है। हमने हॉकी को भी कोई तवज्जो नहीं दी, और हॉकी में भी और स्क्वाश में और इन गेमों में भी हम बहुत पीछे चले गए। इसलिए क्रिकेट में जो इंडिया का रवैया हो उसी तरह का जवाब उसको देना चाहिए। और दूसरा, कौम को जरा क्रिकेट के बुखार से भी निकालना चाहिए। इनको इतना भी सर आपकी ये जो बात है ना, ये आपकी जो बात है वो इस तरह से भी रेलेवेंट है कि हमने देखा है कि बाकी खेलों के लिए तो भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी भेजता भी है और आए भी हैं, लेकिन क्रिकेट में हमेशा क्यों भारत, ये वो कहते हैं ना हम क्रिकेटिंग टर्म्स में, जब गली क्रिकेट रोंदी डालता है, तो ऐसा क्यों करता है भारत हमेशा? उमर चीमा साहब, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए इसके ऊपर? एक उमर से माजरत के साथ एक बात इसमें ऐड करूं कि देखें, मैं तो नहीं चाहता कि पिंडी में क्रिकेट मैच हो, क्योंकि जिस दिन पिंडी में क्रिकेट मैच होता है तो उस दिन सिरीना की सड़कें बंद होती है, पिंडी की सड़कें बंद होती हैं। हम पूरे पाकिस्तान की अवाम की तफरीह की बजाय उल्टा उनका जीना हराम होता है। अच्छा सर, ये अब तो ये किधर मैच होना चाहिए कि अगर लाहौर में होगा तो लाहौर में भी सड़कें बंद होंगी, कराची में होगा तो हमारे साथ भी यही होता है। सड़कें बंद नहीं करनी चाहिए। अगर खामखा इनको शौक है तो स्टेडियम के करीब होटल बनाने चाहिए और उधर इनको रखें। अच्छा। या फिर ये चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल कर दें। नहीं, चैंपियन कैंसिल ना करें, चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल करें, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम करें कि सड़कें बंद ना हो, लोगों का जीना हराम ना हो। सर बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी स्टेडियम के साथ बिल्कुल होटल बनाना करना? हम दूर जाके इस चीज के ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन रातों रात अभी तो सर पे खड़ी है ना चैंपियंस ट्रॉफी, होटल खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। उमर चीमा साहब, वो कि साफी साहब जो बात कह रहे हैं, प्रैक्टिकली इट मेक सेंस, शहरियों को बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर ये एक अलग तरफ हम चले जाते हैं डिबेट में कि क्या पाकिस्तान को उससे जो मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान कर सकता है इस तरह के इवेंट्स होस्ट और बिल्कुल इट्स सेफ नेशन, वो भी कितना जरूरी है डिप्लोमेटिकली। अभी इस मुद्दे पे आ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होना चाहिए? जैसा हम जराए से सुन रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अपने मौके पे डट जाए और इस दफा कहे कि नहीं होंगे फिर मैचेस, हम भी नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ। ऐसा ही होना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी इख्तियार की है, इसका यही जवाब आना चाहिए, और इंडिया इंतहाई कमीनगी पर उतरा हुआ है। अब देखें, एक तरफ वो कहता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ मुआवजा नहीं है, हमारा चाइना के साथ मुआवजा है, वी आर इन अ डिफरेंट लीग, और दूसरी तरफ उसके ज़हन से पाकिस्तान नहीं निकलता। वो उनके इलेक्शन हो तो पाकिस्तान आ जाता है, कोई मैचेस हो तो उधर पाकिस्तान आ जाता है, तो पाकिस्तान ज़हनी तौर पे उनसे नहीं निकलता। हम ना बहुत ज्यादा, हम जो एज अ नेशन अपने आप को वैसे ही एक मातमी किस्म की नेशन है, अपने आप को कंडेम करते रहते हैं, दूसरों की अच्छाइयां बयान करते रहते हैं। इंडिया के बारे में जरा पूछे जाके श्रीलंका से, बांग्लादेशी लोगों से, नेपालियों से, मालदीव वालों से, भूटान से, कि कैसे ताल्लुकात हैं, उसके सबके साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, वो दबा कर रखना चाहता है। अभी भी जो है ये कितनी एक अजीब बात है कि आप देखें कि हम पहले उनके मैचेस में जाते रहे, हमने कोई इतना इशू नहीं बनाया सो मच, बल्कि मुझे याद आया कि 99 में, अभी तो ये कह रहे हैं ना सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कोई वाज़ेह चीज नहीं है। 99 में तो ये था कि जो शेख सीना वाले हैं उन्होंने वो पिच उखाड़ दी थी उधर दिल्ली स्टेडियम में जिधर मैच होना था। इसके बावजूद बाय द वे उस टाइम भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उस टाइम मोदी नहीं था, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी था, तो इधर नवाज शरीफ थे। इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया में मैच खेलने गई थी, उसके बाद भी हम जाते रहे हैं, 2013-14 में भी गए हैं। अब ये वाले जो है ये इनका जो अभी गवर्नमेंट ने जवाब दिया, ये बहुत अच्छा जवाब है। और मैं एक तो ये जो आईसीसी वाले हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट वाले, और ये जो भारत की क्रिकेट बोर्ड है, मैं इनमें फर्क ही नहीं समझता। ये दोनों एक हैं, और वो कैसे एक हैं कि जय शाह जो है वो चेयरमैन बन गया उसका जो इंटरनेशनल क्रिकेट का,
और जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा है। अमित शाह कौन है? जो मोदी का होम मिनिस्टर है। तो उधर तो पूरी सियासत चला रहे हैं वो, ठीक है। और ये सारी गेम है, ये सारे जो एक आ रहे हैं जी के एक से वो कोई जो है ना जी वो इंडिया हमें कह रहा है, किसको इंडिया कह रहा है? उन्हीं को कह रहा है ना, ठीक है। तो ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रही है। पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए और पाकिस्तान की अगर कोई सर्वाइवल है और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है यानी कि वो भी अगर कोई प्रेशर लेगा, अगर पाकिस्तान जो है ना वैसे ही एक बिगी बिल्ली बना रहेगा तो वो कहेंगे जी कि नहीं आप देख लें, आप इंडिया वाले कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, आप जो है हाइब्रिड मैच कर लें। तो बेहतर ये है कि जी हम जो है हम भी फिर उससे मान लेंगे। तो ये कोई बेहतर तरीका नहीं है। इनको इस पे एक हार्ड लाइन लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब हमें बाज का हम जरूरत से ज्यादा आगे चले जाते हैं और बाज का जरूरत से ज्यादा पीछे चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन उमर जब आप ये कहते हैं ना कि आईसीसी और बीसीसीआई एक ही है, इंडिया और आईसीसी वो असर और रसूख, क्योंकि इंडिया का इतना आईसीसी के ऊपर डिफरेंस नहीं है। अभी फैजान से जब बात हो रही थी तो फैजान ये कह रहे थे कि आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए और बड़ा सख्त स्टैंड लेना चाहिए इंडिया की इस हरकत के खिलाफ। तासुर तो आम यही है कि इंडिया इतना ज्यादा इतनी लॉबिंग है उसकी या इतना हावी है आईसीसी के ऊपर कि डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर कैसे स्टैंड या स्टांस? आईसीसी में इंडिया के इन्फ्लुएंस की एक बड़ी वजह इंडियन ब्रॉडकास्टर्स और इंडियन स्पॉन्सर्स का जो शेयर है वो रेवेन्यू का जो एक हिस्सा है उसकी मार्केट जो है उसका है। बट यहाँ पर आईसीसी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। फीफा में फीफा की चीजें होती है, फुटबॉल के इवेंट होते हैं, वहां पे कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि हम यहाँ इससे नहीं खेलेंगे, हम उससे नहीं खेलेंगे। ओलंपिक काउंसिल का ओलंपिक के कोई भी ओलंपिक का स्पोर्ट हो उसमें ये नहीं कह सकता कि हम यहाँ नहीं करेंगे या हम उसको नहीं आने देंगे या इसके वीजा रोक लेंगे। बाकी नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में जिस तरह क्रिकेट है उसमें आप पॉलिटिक्स करते रहते हैं। तो अब आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि भाई आप लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में आप क्रिकेट को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं तो आप फिर अपने चार्टर में आईसीसी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना आईओसी का चार्टर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चार्टर जो ये कहता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, जब वो ले आएगा आईसीसी तो फिर वो ओलंपिक में भी अपनी बात कह सकता है। इंडिया को भी 2036 में ओलंपिक करना है। अगर इंडिया का यही रवैया रहा स्पोर्ट्स में तो फिर पाकिस्तान भी ये बात कर सकता है कि 2036 में अगर एक मुल्क ओलंपिक बिड करने की बात कर रहा है और वो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स पे ला रहा है तो फिर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे एक सिचुएशन इंडिया के लिए भी बन सकती है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर आईसीसी चाहती है कि क्रिकेट ओलंपिक्स में रेगुलर आए तो उसको फिर आईओसी के चार्टर को भी डिलीब्रेशन पड़ेगा जो ये कहता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स के डिसीजन में नहीं होना चाहिए। अभी तो आईसीसी मान जाता है। बता दें, अब मुझे रियलिस्टिकली बताएं, अगर ये डिलीब्रेशन करने बैठता है तो कितने वोट होंगे इंडिया की साइड पे और कितने वोट होंगे पाकिस्तान के मौकिफ की साइड पे? देखें, अभी तो ये दोनों बोर्ड्स लगेंगे ना, जब इस पोजीशन पर आएंगे दोनों बोर्ड्स अपनी अपनी लॉबी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी ऑफ कोर्स दीगर बोर्ड से रवाबित की और रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अच्छे गुंजाइश है पाकिस्तान के पास ये करने की, क्योंकि उमर चीमा साहब अभी बैठे हुए कह रहे थे ना, वो कहते हैं एक मैं आपको एक चीज बताऊं, डिफरेंशिएट नहीं करे आईसीसी। मैं आपको एक चीज बताऊं, अब इंटरनेशनली भी ना उमर प्लीज फील फ्री टू इंटरजेक्ट आप जब भी अपना पॉइंट इंटरनेशनली भी ये बात अलीना, ये बात अब बहुत ज्यादा दीगर क्रिकेट बोर्ड से भी महसूस करना शुरू कर दी है कि भाई ये पावर का जो इंबैलेंस है ना वो मुनासिब नहीं है। क्रिकेट में स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स हो हर पार्टिसिपेशन कंट्री को इक्वल ट्रीट होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का रेवेन्यू ज्यादा है वो एक अलग बात है, बट जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन तो हर पार्टिसिपेंट बराबर होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे जिम्बाब्वे या बांग्लादेश हो, हर पार्टिसिपेंट बराबर होना चाहिए। स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल ही ये कि इक्वल हर कोई इक्वल हो। ठीक है, मैं आपसे जरा खर्चे के बारे में बात करती हूँ। सलीम साहब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, साफी साहब प्लीज मुख्तसर। मैं अभी ये कह रहा था कि अभी देखिए रिसेंटली स्क्रैबल एक गेम है और पाकिस्तान उसका एशियन चैंपियन है और उसके वीजे तक इंडिया ने नहीं दिए पाकिस्तानियों को, ये उनका रवैया है। तो ये जो आज उमर चीमा साहब ने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि रियासती सतह पे वो कम्युनिटी पे उतर आए हैं, क्योंकि एक मामला नहीं है कि जिसमें वो पाकिस्तान के साथ इस सलूक का मुजाहरा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी, और इससे पहले जो बात हो रही थी कि क्रिकेट हो गेम कोई भी हो उसमें हर मुल्क और हर प्लेयर की हैसियत एक जैसी होती है, उसमें कोई छोटा बात नहीं होता। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखें, जो बात इन्होंने की स्क्रैबल, बिल्कुल आज स्क्रैबल का इन्होंने वीजा देने से मना किया। कुछ अर्सा पहले स्नूकर टीम को वीजा देने से मना किया था, स्नूकर के प्लेयर से जाना था। एशियन चैंपियनशिप के लिए नेटबॉल लड़कियों की टीम को जाना था। ये वो स्पोर्ट्स है जिनका ओलंपिक्स में कोई किरदार नहीं होता, ओलंपिक से स्पोर्ट है, वहां पे
मना कर देते, लेकिन एथलेटिक्स की टीम अभी पाकिस्तान की इंडिया जाके साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेल कर आई, हॉकी की टीम इंडिया जाके खेल लेती है, फुटबॉल की टीम इंडिया जाके खेल लेती है। ये इसलिए होता है कि ये ओलंपिक स्पोर्ट है और इनकी ग्लोबल बॉडीज स्ट्रांग है, वो अलाउ नहीं करती। इससे पहले शूटिंग में एक बार इंडिया ने पाकिस्तान का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की थी, शूटिंग का इवेंट उठा के इंटरनेशनल बॉडी इंडिया से बाहर ले गई थी कि नहीं, अगर आप नहीं अलाउ करेंगे तो हम आपका इवेंट नहीं करेंगे। तो आईसीसी को ऐसा एक्शन यहां पे लेना होगा। इंटरेस्टिंग, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे आपकी ये बात लगी कि इंडिया ने अभी तक कोई लिखत पढ़त इस मामले के ऊपर तहरीरी तौर पर नहीं बताया है कि वो पाकिस्तान से मैचेस नहीं खेलने के लिए जाएंगे या पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ये किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑब्वियसली टाइम विल टेल। हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू फैजान। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर दूसरे इशू के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। एक इशू ये है कि पहले हमने देखा सोशल मीडिया साइट एक्स को बंद कर दिया गया और फिर किसी के पास कोई वजाहत नहीं थी कि बंदिश क्यों है भी या नहीं। बड़ी अरसे तक हम तजब्जुब का शिकार रहे। फिर जब मामला अदालतों में आया तो क्लैरिटी मिली, लेकिन क्लैरिटी भी क्या कि उसके बाद हुआ कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आता। अब नए मामला हुआ कल VPN, वो लोग जो VPNs लगा के एक्स तक रसाई या दीगर मामला जो पाकिस्तान में वेबसाइट्स नहीं खुल सकती उन तक रसाई कर रहे थे। VPN जो है वो कल बैठ गया और मखसूस दौरानी के दौरान काम ही नहीं कर रहा था। जब ये शिकायत मौसूल हुई तो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का ये मौक़िफ़ इसके ऊपर रहा कि वो एक कार्रवाई कर रही है जिसके तहत जितने भी गैर रजिस्टर्ड VPNs हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है और अब सिर्फ रजिस्टर्ड जो VPNs हैं उनके इस्तेमाल की इजाज़त होगी, जिस सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम लिया जा रहा है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्या सिक्योरिटी को मौसर बनाने में या बेहतर बनाने में कोई इस कदम से मदद मिल सकती है? अपने तजियाकारों से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप कहिएगा उमर चीमा साहब, ये जो सारा का सारा मामला है ये किस तरह से काम करता है? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड VPN से मुतालिक भी हमें बताइएगा और थोड़ा सा ये भी रहनुमाई कीजिएगा कि दुनिया में प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्या हर जगह इसी तरह होता है कि रजिस्टर VPN करवाना होता है, अनरजिस्टर्ड VPN से नहीं एक्सेस अलाउड होता? क्योंकि मकसद तो यही होता है ना कि फ्री स्पीच को किसी ना किसी तरह से अलाउ किया जाए। अलीना देखें, एक तो VPN का मकसद ही या उसका इस्तेमाल ही ऐसे ममालिक में है कि जिधर कोई साइट किसी वजह से बैन है, आप उस तक एक्सेस नहीं कर रहे, तो आप VPN इस्तेमाल करते हुए और अपनी प्रेजेंस किसी दूसरे मुल्क में शो करते हुए आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। अब यह है कि पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर देखा जाए और मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो एक्स जो है वो बैन है और ज्यादातर लोग जो है VPN को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा मेरे ख्याल कोई एक दो और साइट्स भी हैं कि जो पाकिस्तान में नहीं देखी जा पाती, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो रजिस्टर और अनरजिस्टर वाला मामला है वो ये है कि इनको एक होती है वाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग, कि जो ये PTA के पास रजिस्टर कराना होता है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास, लेकिन ये है कि उधर आपको एक लेजिटिमेट पर्पस बयान करना होता है कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक बिजनेस है, बैंक है, IT कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई फ्रीलांसर है, कोई इंडिविजुअल है, तो वो उसका कोई बिजनेस है बाहर और वो कहता है जी कि इधर कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं और मैंने फलां साइट एक्सेस करनी होती है, मुझे मेरा बिजनेस जो है उसके रिलेटेड है, तो लिहाजा मुझे चाहिए होता है VPN। तो वो अपने आप को रजिस्टर करा लेता है, अपना IP एड्रेस जो है उनको बताता है, तो लिहाजा वो उनके नॉलेज में भी रहता है। बाकी जो लोग हैं चूंकि जो उनके रडार पर नहीं आते, तो फिर वो इस तरह से एक्शन भी नहीं ले सकते कि कितने लोग जो हैं वो VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर एक जो उनके पास एक न्यूक्लियर ऑप्शन होता है वो ये होता है जी कि आप उनको बैन कर दें, VPN को बैन कर दें। और जो इन्होंने कल एक तरह से ट्राई किया है, एक तजर्बा किया है, या आप समझें कि जैसे कोई फायरिंग किया है कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक खौफ और हरास आप डाल रहे हैं, और साथ आप एक रिमाइंडर भी दे रहे हैं उन लोगों को, खास तौर पे जो एक बिजनेस क्लास से हैं, कि अगर आप किसी वजह से आपका बिजनेस VPN की वजह से मुतासर हो सकता है और आपने अभी अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं किया होगा, तो आप अपने आप को रजिस्टर करा लें। तो कल जो मेरी इतला है तकरीबन इन्होंने कोई 23-24 VPN जो है उनको ब्लॉक किया। अच्छा। और ये आप ये समझें कि ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्यूज मी, कि फायरवॉल जो है, फायरवॉल को पहली दफा जो लोगों ने फील किया है, उसका इम्पैक्ट जो उसको महसूस किया है वो कल किया है।
क्योंकि फायरवॉल के जरिए इन्होंने सारे जो ये वीपीएन जो है इनको बैन किया, और कोई तकरीबन 6 घंटे बैन रहे और उसको फिर जो है वो अनब्लॉक कर दिया। सर, ये जो सिक्योरिटी की वजह बताई जा रही है, ये किस हद तक काबिल अमल या समझे काबिल फहम वजह है? क्या आप समझते हैं सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में का जो जवाब है वो दुरुस्त है? सिक्योरिटी वाला इशू नहीं है, यानी कि वो कहते हैं जो बेसिकली जो इशू इन्होंने एक ट्विटर के हवाले से अदालत को बयान किया हुआ है जी कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो अंडर थ्रेट है। तो मतलब ये है कि लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं और हमें रिडिक्यूल करते हैं, हमारे जो अदारे हैं वो अंडरमाइन होते हैं इस लिहाज से। अब यह है कि अगर आपने ट्विटर को बैन कर दिया और लोग वीपीएन के जरिए उसको रसाई हासिल कर रहे हैं, तो आपका जो मकसद है बैन करने का तो वो फौत हो गया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि वो नेक्स्ट स्टेप पे चले गए कि आप जो वीपीएन है उनको भी हम ब्लॉक करना शुरू करते हैं। तो उस तनाजर में जो है वो वीपीएन के साथ भी मतलब बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि लोग एक्स या ट्विटर तक रसाई ना करें, वीपीएन को जो गैर कानूनी वीपीएन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसा ही है सर? ऐसे ही है, ऐसे ही आप देख लेंगे। अगले दिन जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अपना ट्वीट भी किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मुबारकबाद दी, तो उस पे लोगों ने उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। सर, मैं एग्जैक्टली आपने मेरे अल्फाज छीन लिए। मैं सुहेल साहब के पास एग्जैक्टली ये सवाल लेके जा रही थी कि अगर मकसद ये है तो स्टेट के जो अपने क्या स्टेट ही वजीर आजम से है एक तरह से, वो तो स्टेट के अलंबरदार हैं, वो वुज़रा अगर ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, तो फिर क्या समझा जाए, इससे क्या मतलब लिया जाए? देखिए जी, पहली तो बात है कि मैं तो इजहार जो राय है उसमें मुकम्मल आज़ादी का कायल हूँ, और मैं तो कोई भी पाबंदी, चाहे वो ट्विटर पे पाबंदी है, चाहे कोई फायरवॉल है, ज़ाती तौर पर तो मुझे इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त प्रॉब्लम ये हुआ है कि स्टेट जो है, स्टेट स्ट्रक्चर वो टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे रह गया है, और इसलिए उनको जोर जबरदस्ती से ये काम करना पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए कि भाई आप टेक्नोलॉजी में इतनी आगे चली जाए कि यही चीज जिसको वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए खतरनाक है, ये उनके लिए फायदेमंद हो जाए, एक काउंटर नैरेटिव इसके जरिए पेश कर सकें, बल्कि टेररिस्ट को इसके जरिए पकड़ सकें। स्टेट्स जो हैं वो जब तक टेररिस्ट से बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगी, स्टेट जो है वो अगर अपने दुश्मन से बेहतर वेपन यूज नहीं करेंगी, उनसे बेहतर ब्रेन यूज नहीं करेंगी, उनसे बेहतर मीन्स यूज नहीं करेंगी, तो जाहिर है स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो फिर पीछे रह जाता है। तो बुनियादी जरूरत इस बात की है कि फर्ज करें अगर इस वक्त असल मसला पीटीआई का नैरेटिव है, तो क्या उससे अच्छा काउंटर नैरेटिव आप नहीं बना सकते? तो फिर तो आप शिकस्त खा गए। आप उससे अच्छा काउंटर नैरेटिव लाएं, तब आप जीतेंगे। इसी तरह अगर आप टेक्नोलॉजी पे अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके, स्टेट के बावजूद, पॉलिटिक्स के बावजूद, तो फिर तो आप शिकस्त खा जाएंगे अल्टीमेटली। तो बुनियादी बात यह है कि मेरा कहना यह है कि हर चीज का हल उसके अंदर होता है, जोर जबरदस्ती नहीं होती, पाबंदियां नहीं होती। दुनिया में इसी जो मैं ये कह रहा हूँ कि इसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के लोगों ने दुश्मनों को खत्म किया है, जिस पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। तो इससे हमें लीड मिलनी चाहिए कि आज की दुनिया में यही आपके वेपन भी हो सकते हैं जिनको आप दूसरों का वेपन समझकर तबाह कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, टेक्नोलॉजी वो फेसबुक की शक्ल में हो, वो ट्विटर की शक्ल में हो, वो एआई की शक्ल में हो, किसी और शक्ल में हो, उसको न सिर्फ ये कि हमें बैन नहीं करना चाहिए बल्कि उसको मज़ीद तरक्की देनी चाहिए, और आज़ादी इजहार पे भी कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। इजहार के जो भी ज़राए हैं उनको मजबूत करना चाहिए, न कि उनको कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी कौम में ऐसे अनासर शामिल है, न सिर्फ ये कि बैरूनी दुनिया के कुछ अनासर, बल्कि खुद पाकिस्तान में शामिल बाज़ लोग, हम इन चीज़ों का मस्बत इस्तेमाल कम करते हैं और मनफी इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं।
मसलन अब ट्विटर को आप देखें कि ट्विटर एक बहुत बड़ी नेमत है, वो खबर तक रसाई का भी और खबर अपनी किसी दुनिया तक पहुंचाने का भी एक अहम जरिया है, लेकिन उसके जरिए क्या कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया का मसलन इस तरह भी इस्तेमाल आता है। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा बरतानिया जैसे मुल्क में क्या हुआ, इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया और उस झूठा एक उन्होंने बयानिया गढ़ लिया था। बंदा जो था वो ना उस वक्त बाहर से आया था, लेकिन जब सच मालूम हो रहा था तो बरतानिया में कितने फसादात हो गए थे और उन्होंने अब कितने लोगों को सजाएं दे दी उस जुर्म में। इसी तरह पाकिस्तान में आप देखें कि पिछले दिनों पंजाब में जब एक बच्ची का वो मशहूर कर दिया गया, पता चला आखिर में कि न रेप हुआ है न कुछ और हुआ है, लेकिन उसके लिए भी इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया। तो क्या इनको इसी तरह छोड़ देना चाहिए कि बरतानिया की तरह के फसादात करे या पंजाब की तरह फसादात का करे, और ये किसी वक्त इससे भी कई गुना बड़े फसाद का और इंतशार का मूजिब बन सकता है, कोई इस तरह की हरकत कर सकता है। तो उस पर ज़रूर रियासत का कोई चेक भी होना चाहिए, कोई कायदा ज़ाब्ता भी होना चाहिए। अब मसलन ट्विटर है या VPN है तो वो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स की और कारोबारी लोगों की ज़रूरत है, तो उनको अगर हुकूमत से इजाज़त लेके वो अपने लिए ले ले तो इसमें क्या हर्ज है। हुकूमत अगर इन चीज़ों को अपनी तहवील में ले आए लेकिन उसको कारोबारी लोगों के लिए आसान बना दे और जराइम पेशा लोगों के लिए या इंतशार फैलाने वालों के लिए मुश्किल बना दे। उमर, ये कहिएगा ये कैसे इंश्योर हो कि जो आज़ादी इजहार है वो भी मुतासिर ना हो, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, ये भी ना फैले। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मॉडर्न दुनिया के लिए, पर किस तरह से दुनिया इसके ऊपर काबू पा रही है, बैलेंस किस तरह से अचीव करें, या अभी तक मुमकिन नहीं हुआ? अलीना, मेरा ख्याल है कि हमें इस पे कोई ना एक बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, और बोल्ड स्टेप का मतलब ये है कि हम कोई खुलकर बात नहीं करते कि कोई इतराज कर देगा जी कि आप जो है फ्री स्पीच के अगेंस्ट हैं। फ्री स्पीच जो है ना वो अब्यूजिव स्पीच नहीं होती, वो झूठ बोलना या झूठ फैलाना जो है, हम उसके लिए हमारी इतनी टॉलरेंस लेवल है कि हम कोई एक्शन नहीं लेते, और अगर एक्शन हो जाए फिर हम कहते हैं कि नहीं असल में ना इसको फलां वजह से पकड़ा गया है, इस वजह से नहीं पकड़ा गया कि अगर कोई किसी पे कोई एक केस पर भी आ जाए। अब जो है हमें जो चैलेंज आ रहा है, हम ट्रंप की बात कर रहे थे, ट्विटर की बात कर रहे थे, तो जो ट्विटर का मालिक है वो तो ट्रंप का जो है वो राइट हैंड मैन है, बल्कि वो ट्रंप से ज्यादा इस टाइम पावरफुल हो चुका है कि वो कई जगह कभी किसी मुल्क गया होता है, कभी किसी मुल्क के हेड से ट्रंप की बात करा रहा होता है। तो मेरे ख्याल है कि लोग तो इधर परेशान हैं, गवर्नमेंट परेशान है जी कि इमरान खान के हवाले से कोई बात ना करे ट्रंप। मुझे लगता है उसने ट्विटर के हवाले से बात करनी है कि ट्विटर जो है उसको भी बैन किया जाए। लेकिन जो साफी साहब बात कर रहे थे यूके के हवाले से, अब देखिए उसकी इलान मस्क की यूके के साथ भी टेंशन चल रही है। किस बुनियाद पे? इसी वजह से उसने कहा कि ये फेक न्यूज है, तो इसको हमने किस तरह रेगुलेट करना है। वो रेगुलेट ही नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है जी कि ये फ्री स्पीच, आई एम फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, तो आपने जो इतना कचरा, झूठ, सब कुछ आपने चलाते हैं और आपने लोगों के ज़हन में बिठा दिया है जी कि आपको शौर इतना ज्यादा आ गया है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये इसको कवर ही नहीं कर पाता। तो ये बहुत डेंजरस हो गया है कि एक बड़ी अनअडल्ट्रेटेड जो अडल्ट्रेशन जो है इनकी इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई सच और झूठ में तमीज खत्म हो गई है। तो इसका आगाज जो है आइडियली तो इंटरनेशनल ही होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बैन को अगर हम इस नाजर में देखें कि गवर्नमेंट का क्या पॉइंट है, वो गवर्नमेंट का पॉइंट ये है कि कोई किसी तरीके से पहले ट्विटर जो है हमारे साथ एग्री करे कि जो लोकल लॉज है उनको तो किसी तरह फॉलो करे, या कोई उनका इधर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सुहेल साहब ने अपनी बात में बड़ा एक बुनियादी सा नुक्ता बताया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को ये फील हो रहा है, रियासत को ये फील हो रहा है कि मुखालिफ तरफ से कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, कोई फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन, तो उसको अपने नैरेटिव से, उसी के हथियार से उसको, या उससे मजीद मजबूत हथियार से उसको काउंटर करें, यानी काउंटर नैरेटिव को ही अपना मजबूत करें। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? अलीना, मैं इसका ये जवाब देता हूं कि लेट्स से कि मैं जो मेरे मुखालफीन हैं, पहली बात तो मैं ये रियासत को तो डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एक वैसे बात कर रहा हूं कि अगर मेरे मुखालफीन मेरे बारे में झूठ फैला रहे हो तो मैं काउंटर नैरेटिव में क्या उनसे ज्यादा झूठ बोलूं या क्या करूं?
देखिए, या तो फिर यह है ना कि मैं भी जो अगर उसने मेरे बारे में एक झूठ बोला है तो मैं 10 झूठ बोलूं, तो या तो काउंटर नैरेटिव ये हो। इसका तो कोई हल नहीं है। इसका जो हल है, जो बड़ाई साहब बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल एक पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपके आर्गुमेंट में पावर होनी चाहिए, आपके पास एक मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। सुहेल साहब प्लीज फील फ्री, आप जवाब देना चाहें, इंटरजेक्ट करना चाहें तो। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, इंसानियत की पूरी तारीख भरी पड़ी है ना, तो इंसानियत आज तो नहीं बनी। इंसानियत में पहले भी सच और झूठ का मुकाबला होता रहा है। कब झूठ जीता है? तो ये एक वक्ती फतेह है, एक वक्ती बात है। इसकी बजाय कि आप सिर्फ ये है कि उससे झूठ से घबरा के हम ऐसे लाज ना बना दें कि सच भी दब जाए। तो बुनियादी तौर पर होता यह है कि जब आप झूठ को दबा रहे होते हैं ना, तो कैजुअलिटी सच की भी हो जाती है। तो इसी तरह जब कवानीन बना रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो ये ख्याल किया जाता है कि इससे जो अच्छा काम हो रहा है कहीं वो भी उसको भी गजंद ना पहुंच जाए। तो ये बड़ी एक बारीक सी लाइन होती है। तो उसके लिए डेफिनेटली ये तो जरूरत है कि जो सोशल मीडिया है इसको रेगुलेट किया जाए। और मैंने तो आपके ही प्रोग्राम में पहले भी ये तजवीज़ दी थी कि इसके लिए एक गेट कीपिंग प्राइवेट अदारे होने चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सर्टिफिकेशन होती है प्राइवेट इंडस्ट्री की, प्राइवेट ऑफिस की, वो जो है वो पहले सर्टिफिकेशन दे, तो फिर वो ट्विटर या फेसबुक या जो भी मीडिया है उसके ऊपर ये अपलोड हो। उसके बगैर वो इंडिपेंडेंट हो, वो प्राइवेट हो, लेकिन कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। हर शख्स को बगैर गेट कीपिंग के, बगैर किसी यानी आइडेंटिटी के ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो जो मर्जी है फैला दे। उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन हो ताकि उससे पूछा तो जा सके कि भाई आपने ये कहाँ से लिया है, उसका कोई एहतसाब तो हो सके। जिस तरह हमारा होता है, हम अगर फर्ज करें कोई गलत की चीज कह दे तो हमारा कितना एहतसाब होता है। तो इसी तरह जो भी बंदा इंफॉर्मेशन फैलाता है उसका एहतसाब का एक सेटअप होना चाहिए। वैसे अगर वीपीएन इस्तेमाल ना करते तो सबके आईपी एड्रेसेस ट्रैक हो जाते हैं और पता चलता है किसने कहां से ट्वीट किया, कहां से नहीं किया। सलीम साफी साहब, बट कंक्लूडिंग रिमार्क सर, मुख्तसर प्लीज। अलीना, देखिए हमें तो सिर्फ ये जो कि आज़ादी इजहार हम अपनी सांस समझते हैं और हमें बहुत अजीज है, और हम यहाँ पे मगरबी ममालिक की मिसालें देते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल दे दूँ कि मेरा फेसबुक अकाउंट जिसके 5-6 साल की मेहनत उसमें शामिल थी, उसमें तालिबान की मैंने कोई तारीफ नहीं की है, तालिबान की सिर्फ खबर दी है। उस पर तालिबान के कामों का मैंने उस पर तज्जिया किया था। उसके नतीजे में फेसबुक ने मेरा अकाउंट बंद किया। 3 अपीलें मैंने उनको कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपने टीटीपी और टीटीए की यहाँ पे वो की है, वो मेरा अकाउंट नहीं खोल रहे। हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा और कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों की ज़ात के बारे में, लोगों की माओ बहनों के बारे में, मजहबी फिरकावाराना चीज़ें आप देख लें तो जाहिर बात है इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है जी। और वो इधर तो साफी साहब इतना ज्यादा फ्री स्पीच है कि वो पिछले दिनों एक डाकू मारा गया है, तो उसका अपना यूट्यूब चैनल था, वो टिकटॉक पर भी था, वो फेसबुक पर भी था, और हमारी पीटीए वाले उसको नहीं बंद करा सके, उसको ब्लॉक नहीं करा सके। सर माजरत, एक लफ्ज हम फ्री स्पीच कह रहे हैं तो ये तो सिलेक्टिव फ्री स्पीच हुई ना। फिर ये तो सिलेक्टिव फ्री स्पीच हुई कि जिसको आप इजाजत देना चाहते हैं उसको आप फ्री स्पीच की इजाजत दे रहे हैं, वो जो मर्जी कर सकता है, लेकिन जिसको इजाजत नहीं है उसको नहीं है। ये तो लीना नाहली है, यानी कि मैं नहीं समझता उस पर कोई कंप्लेन वगैरह भी फाइल हुई थी कोई जो पुलिस वालों की तरफ से। अब पता नहीं पीटीए आगे कोई उसको विग्रसली परसू नहीं कर सकी या क्या, लेकिन वो नहीं बंद हुआ। मैं वैसे एक बात कर रहा था कि साफी साहब के खिलाफ एक्शन हो गया उनकी पोस्ट के खिलाफ, लेकिन डाकू का अकाउंट नहीं बंद हुआ। सर साफी साहब के खिलाफ मेरा ख्याल फेसबुक से एक्शन हुआ था, हुकूमत ने नहीं एक्शन लिया। साफी साहब ऐसा ही है ना, क्लैरिफाई कर दें, कल को हमें फैक्ट चेक ना आ जाए। सर पाकिस्तानी हुकूमत ने लिया है जी, वो तो
के मैनेजमेंट ने लिया है, उन्होंने एक्शन लिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो हम मगरिब की आज़ादी की बात करते हैं ना, एक तो पहले अभी इन्होंने बात की ट्विटर के एलन मस्क ने जिस तरीके से वो मुहिम चला रहा था इसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो उसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए। फिर फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन के मामले पे फेसबुक, ट्विटर, इन लोगों ने जो पॉलिसियां अपनाई हुई है, कहाँ हैं फिर वो आज़ादियाँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। फलस्तीन से मुतालिक कंटेंट लगाओ तो वो सारा डिसअपीयर हो जाता है, उसको उठा देते हैं, ब्लर कर देते हैं। तो ये सीरियसली इसके ऊपर बैठकर बात करनी चाहिए। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।